तो बच्चों, हमने जियोमेट्रिक ग्रोथ कंप्लीट कर लिया है। जियोमेट्रिक ग्रोथ के बाद में अगला ग्रोथ का टाइप है हमारा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल। और बच्चों, ये एक प्रकार का ग्रोथ ऐसा है जिसको आप बोल सकते हो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, ग्रोथ करना। उस प्रकार की हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मस्त खा पी के सब ग्रो कर रहे हैं। तो उस प्रकार की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो, देखो, पेरियोडिक ब्रीडर्स के बारे में हमने पढ़ी। पेरियोडिक ब्रीडर्स के बारे में जो ग्रोथ आती है वो होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। लेकिन अब कुछ एक ब्रीडर्स ऐसे होते हैं जो होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। जैसे कि बाकी ऑर्गेनिज्म छोड़ो, अगर हम सिर्फ ह्यूमंस को कंसीडर करें, तो क्या ह्यूमंस का कोई एक स्पेसिफिक सीजन होता है बच्चों को बर्थ देने का? बिल्कुल भी नहीं। दे आर कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कभी भी वो बच्चों को बर्थ दे सकते हैं। सर्दी गर्मी बरसात जैसा कोई सीजन नहीं होता है स्पेसिफिक, या ऐसा नहीं होता कि साल में एक बार ही एक साइकिल है, नेक्स्ट ईयर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, ये किस में देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में कौन कौन आ जाते हैं बच्चों? मेन जो हम अगर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे बात करें तो ह्यूमंस है। ह्यूमंस ही कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में आ जाते हैं। लेकिन इनके अलावा बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अलावा बहुत से पैरासाइट्स हैं, बेसिकली जो बॉडी के अंदर रहते हैं, एंडोपैरासाइट भी बोल सकते हैं। कुछ एक प्रकार के इंसेक्ट्स हैं। ज्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं वो एनुअल ब्रीडर्स होते हैं, उनको हम जियोमेट्रिक ग्रोथ में ही पढ़ते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं। एंड ह्यूमंस, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, मोस्टली यहाँ पे कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों? जहाँ पे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होंगे वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक हाइपोथेसिस लेके चली जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हाइपोथेसिस क्या है? अभी मैंने आपको बताया दिन दूनी रात चौगुनी वाला एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस ये होती है कि जो रिसोर्सेस हैं उनकी कोई भी लिमिट नहीं है। रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ में जुड़िए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऑलरेडी क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं। जो बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर का यूपीपीएससी का आया हुआ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोर्स मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मैंने काफी चीजें कवर भी की हुई हैं, और इवन इकोलॉजी में ही मैंने काफी सारी चीजें ऑलरेडी कवर की हुई हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी अभी हमने स्टार्ट भी कर दिया है, और इसके अलावा प्लांट फिजियो का भी पोर्शन आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ पोर्शन कवर हो चुका है, और साथ ही साथ में सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग वाला पोर्शन भी मैंने लिया हुआ है। थोड़ा बहुत अभी हुआ है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये फ्री क्रैश कोर्स है। आप लोगों का सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत मायने करता है, क्योंकि वही मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं लेक्चर्स लेके आऊं। तो आप ये भी बताओ आपको कैसा लग रहा है क्लासेस अटेंड करके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारे साथ में बने रह सको। पूरे कोर्स में हम पढ़ाई के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, और टाइम मिला तो हम जो हमारा मेंस एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी करेंगे। आंसर राइटिंग के बारे में भी देखेंगे कि कैसे, क्योंकि भाई पढ़ना आसान होता है। अगर आप एमसीक्यूज के लिए कर रहे हो तो बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो, चीजों को याद कर सकते हो। लेकिन जब आपको लिखना रहता है तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदल जाती है। तो वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो सब कुछ भी हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करते हैं। जो हाइपोथेसिस है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, वो क्या कहती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं। कोई भी रोकथाम नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब खुली आजादी है, आप आराम से जी सकते हो। तो अब यहाँ पे किसी के पास में जब कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं होगी बच्चों, तो कोई भी आराम से ग्रो करेगा, मस्त खाएगा पिएगा और एंजॉय करेगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तो जो पॉपुलेशन चेंज होती है वो बच्चों बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि भाई जितना ज्यादा कोई भी खाएगा पिएगा, पॉपुलेशन तो मस्त ग्रो ही करेगी ना, उसको फिर तो कुछ करना ही नहीं है, सारे रिसोर्सेज तो उसको मिल रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो साइज है
समय के साथ में जो चेंज होता है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। आप ये बोल सकते हो कि अगर हम किसी टाइम पीरियड में बात करें कि पॉपुलेशन का साइज कितना चेंज होगा, सो दिस कैन बी रिटन एज द नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम इंटरवल माइनस नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम इंटरवल। मतलब आपको बर्थ और जितनी भी बर्थ हुई है उसमें से डेथ को माइनस कर देना है सिर्फ, और मतलब हमें पर यूनिट टाइम इंटरवल के अनुसार निकालना है। पर यूनिट टाइम इंटरवल क्या है, इतने हैवी वर्ड से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल भाषा में बर्थ और डेथ का हमें लिख के कंसीडर करके चलना होता है। तो कैसे होता है वो भी हम चलते हैं, समझते हैं। देखो लिखती हूं मैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करिए। अगर हमें निकालना है चेंज इन पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम, तो ये चेंज का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, ये चेंज का फॉर्मूला हमें मिलेगा कि नंबर ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, ओके, नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम इंटरवल माइनस नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इजी पीजी सा है। क्या टफ लगा क्या? टफ लगा तो चलो इसको आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो चेंज होगा, चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अब हमें चेंज किस में निकालना है, पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा लेटर यूज कर रहे हैं, डेल्टा एन। अब पॉपुलेशन के साइज का जो चेंज हो रहा है, एक रेट हमें निकालना है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी से। ठीक है, अब ये हो गया चेंज इन पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम। देखो सिर्फ चेंज इन पॉपुलेशन साइज डेल्टा एन ओवर टाइम, मतलब यहाँ पे डेल्टा टी समय के साथ में निकालना है। तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी ये हमारा हो गया जो हमें निकालनी है वैल्यू, चेंज इन पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम। और ये कितना है, नंबर ऑफ बर्थ बी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बर्थ को, बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम, मतलब एक जो समय है उस समय में कितना चेंज हुआ है, कितने बर्थ हुए हैं, हमें वो निकालना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी एन से, मतलब बर्थ पॉपुलेशन कितना हुआ है वो हम लेंगे और उसमें से हमें माइनस करना है किसको, डेथ डेथ कितनी हुई है। तो यहाँ पे हम बर्थ और डेथ के फॉर्म में आप फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक रेट क्या हमें मिल सकता है, रेट जो है वो हम, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ इसी फॉर्मूला में अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो यहाँ अगर जो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है इसको हम ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे हम एन को बाहर ले लेते हैं, कॉमन है, और अब इसको हम बी माइनस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इजी सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा ही तो चेंज किया है। तो अब इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो ये जो b माइनस डी है, जो बर्थ माइनस डेथ है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट अगर कर दें r से, तो क्या अब हम ये फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एन। क्या हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, बिल्कुल मॉडिफाई हो गया और आसान भी हो गया। तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या हो जाता है, इट इज आर एन। और आर क्या है, बर्थ माइनस डेथ। और सिर्फ ऐसा नहीं है, बर्थ माइनस डेथ आपको डायरेक्टली कर देना है कि आपको बताया गया इतने नंबर ऑफ बर्थ हुए, इतने नंबर ऑफ डेथ हुए और बात खत्म। ऐसे नहीं, हमें पर यूनिट टाइम में निकालना है। यहाँ पे रेट होगा, यहाँ पे आपको बर्थ रेट और डेथ रेट निकालना है। बेसिकली ये आपको बर्थ रेट एंड डेथ रेट निकालना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ अगर बर्थ दिया गया है या नंबर ऑफ डेथ दिया है तो उसको डायरेक्टली नहीं निकालना है, उसको पहले कन्वर्ट करना है बर्थ रेट और डेथ रेट में। ऑलराइट, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बन के आया, ये आया है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एन। और आर एन क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ और डेथ नहीं है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट है, ये हमें याद रखना है। ऑलराइट, उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में जरूर आया होगा। तो थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम बात करें तो पहली बात तो हमें ये पता ही चला कि ये ग्रोथ हमें उन इंडिविजुअल्स में देखने को मिलती है जहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं
उनमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, रिसोर्सेस में एक भी हमें लिमिट नहीं देखने को मिल रही, वहां पे है। अब जब सारे ही मेंबर्स के बाद में अबंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो पॉपुलेशन जो होती है वो यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज शो करती है। अभी देखिए, जो हमने जस्ट अभी जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में पढ़ा बच्चों, वहां पे क्या था, वहां पे हमें दिखा था नेट रिप्रोडक्टिव रेट, लेकिन अब यहाँ पे हमें आर नॉट, कैपिटल आर नॉट ना मिलके हमें मिला है यहाँ पे आर। तो ये आर क्या है, ये जो पॉपुलेशन होती है, जब अबंडेंट रिसोर्सेस होते हैं तो बच्चों पॉपुलेशन में एक इंट्रिंसिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो जो यहाँ पे आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। अब ये जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है बच्चों, अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो दूसरी लैंग्वेज में इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो पोटेंशियल है किसी भी पॉपुलेशन का रिप्रोड्यूस करने का, वो मैक्सिमम पोटेंशियल, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उस केस में किसी भी पॉपुलेशन के पास में कितना पोटेंशियल है, कितना ज्यादा वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसको हम आर बोल सकते हैं, या इसी को हम पर कैपिटा ग्रोथ रेट भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम हो गए, चलो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है इनसे। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा है, चलो एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ ताकि सारी चीजें कम हो, क्लियर हो। dn क्या है, dt क्या है, r क्या है, n क्या है। चलो फॉर्मूला में दोबारा से लिखूं बच्चों, यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा के लिए हम डी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, यही हमारा फॉर्मूला था, है ना। ओके, अब इसमें हम एक एक चीज को देखें क्या है। अगर n की बात करें तो n क्या है, n होता है पॉपुलेशन का साइज, दिस इज पॉपुलेशन साइज। अब r क्या है, r को हमने लिखा था इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, दिस इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज क्यों, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज के केस में जो पॉपुलेशन होती है वो एक इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज शो करती है, मतलब उसका मैक्सिमम फिर हमें पोटेंशियल देख, भाई रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो पॉपुलेशन भर भर के ग्रो करेगी, तो वो भर भर के कितनी ज्यादा ग्रो कर सकती है, उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। और इसी को हमने क्या बोला था बच्चों, और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं सॉरी, मैक्सिमम पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस, मैक्सिमम पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस। और इसी के लिए बच्चों एक और शब्द हम यूज कर सकते हैं, देखो ये मैक्सिमम पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस होगा, ये किस कंडीशन में, इन अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन, ये याद रखना है। ये हमने दिया क्यों है इसको, अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन है, इसीलिए हम मैक्सिमम पोटेंशियल को कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज को कंसीडर कर रहे हैं, है ना। सो इन अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन। ओके, इसके अलावा बच्चों जो आर है, इसी को हम पर कैपिटा ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर कैपिटा ग्रोथ रेट। तो अभी आपको जो जियोमेट्रिक ग्रोथ का कैपिटल आर नॉट था और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का स्मॉल आर है, इसमें होपफुली कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि जो आर नॉट था जियोमेट्रिक ग्रोथ में ये था कि कोई भी फीमेल है, मतलब कितने पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जनरेशन में वो प्रोड्यूस कर सकती है, कितने ऑफस्प्रिंग्स को वो प्रोड्यूस कर सकती है, वो था आर नॉट, जो कि देखने को मिला था जियोमेट्रिक ग्रोथ में। और स्मॉल आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इसका मतलब है कि मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, एक पॉपुलेशन कितना रिप्रोड्यूस कर सकती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, उस केस में कोई भी पॉपुलेशन कितना ज्यादा ग्रो कर सकती है, उसको बोला जाता है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। सो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ी सी और हम बातें जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। बी है, जो आर है, आर को हम कैसे लिखते हैं, देखो ये भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट ना आ जाए। जो आर है, आर क्या है यहाँ पे, आर है बी माइनस डी, और बी माइनस डी यहाँ पे डायरेक्टली बर्थ या डेथ नहीं है, बी और डी क्या है, देखो
जो यहाँ पे बी है, बी का मतलब है पर कैपिटा बर्थ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट या फिर जो हाँ बर्थ रेट ही है, बर्थ रेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ बर्थ, कितने नंबर ऑफ बर्थ हो गए वो नहीं देखना है, बर्थ रेट हमें निकालना है। और डी क्या है, डी है पर कैपिटा डेथ रेट, है ना। तो आपको डेथ रेट और बर्थ रेट के फॉर्म में कंसीडर करना होगा। डायरेक्टली आप इसको ऐसे नहीं कि नंबर ऑफ बर्थ देके रखा है, जैसे कि आपको बताया गया कि 10 इयर्स में 50 बर्थ हुए हैं और 10 इयर्स में 90 डेथ हुए हैं, है ना। ये बर्थ है और ये डेथ हुए। और आपसे बताया गया कि पॉपुलेशन में अगर आपको चेंज निकालना है तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं निकालोगे कि नंबर ऑफ बी माइनस डी हमने रख दिया और फॉर्मूले में रख दिया, बी माइनस डी में मतलब बर्थ है 50 और डेथ है 90। देखो वैसे तो माइनस में आ जाएगा, हाँ ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आप निकालोगे कि रेट कितना है, बर्थ अपॉन, जैसे 50 बर्थ है 10 ईयर में है तो कितना रेट आएगा, 5 आएगा, वो आप फॉर्मूले में पुट करोगे। 90 डेथ है 10 साल में, तो जो रेट आएगा वो आप फॉर्मूले में रखोगे, डायरेक्टली बर्थ या डेथ नहीं रखोगे। आप हमारे साथ में बने रहेंगे तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, वहां पे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, सारी चीजें मेरे सेशन की तो क्लियर होने ही वाली हैं, ये मुझे पता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने ये सारी चीजें जान ली हैं। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसके बारे में जाना। अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उस केस में जो आर है, स्मॉल आर, वो कैसा देखने को मिलेगा, तो वो भी जैसे हमने अभी ग्राफ बना के देखा था, जैसे हमने जियोमेट्रिक ग्रोथ में ग्राफ पढ़ा था, वैसे ही हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में भी ग्राफ पढ़ेंगे। तो अगर नेचर में हम जैसे बात करें कि रिसोर्सेज बहुत अनलिमिटेड है, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है ना, और ये पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो कर रही है और जो रिसोर्सेस हैं वो हैं अनलिमिटेड। रिसोर्सेस कैसे हैं, अनलिमिटेड, मतलब आप कितना भी खाओ कितना भी पियो, अनलिमिटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, अब ये फटाफट से खाना पीना खाएंगे और ग्रोथ करेंगे, जितना खाएंगे उतना अच्छी इनकी सेहत बनेगी, मस्त ग्रो करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। तो लगातार ग्रो करते रहेंगे, रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, लेकिन वो कितने समय तक कर सकते हैं, क्या हमेशा के लिए वो ऐसे ही ग्रो करते रह सकते हैं, क्या हमेशा के लिए वो ऐसे ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हम ये सिर्फ कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ में। लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए मान भी लेते हैं कि कोई पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, लगातार ग्रो किए जा रही है, लेकिन हम उसको सिर्फ कुछ समय के लिए ही मान सकते हैं, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो आ ही जाएंगी, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो आ ही जाएंगी। तो अगर हम एक इंटीग्रल फॉर्म लिखें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसका क्या मतलब है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कुछ समय के लिए तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज में ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसके पास में रिसोर्सेज तो कम होने ही लगेंगे ना। अब वो रिसोर्सेज जब कम होने लगेंगे तब कहाँ पे पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो करेगी, यहाँ पे ये क्या हम लेके चलेंगे। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी फॉर सम टाइम, और उस समय के बाद में, थोड़े समय के बाद में जो रिसोर्सेस हैं उनमें लिमिटेशंस आने लगेंगी, लिमिटेड रिसोर्सेस हो जाएंगे। तो उस केस में जो हमें इंटीग्रल फॉर्म देखने को मिलती है, जो हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वो होगा एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। अब हमें जो देखने को मिला है, आर में चेंज कर देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसे बनाया मैडम ने, दूसरे तरीके का बना दिया। ओके, अब ये वाला हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब ये क्या आ गया भाई, लॉग यहाँ पे आ गया। लॉग थोड़ा सा टफ हो जाता है, हम जब बायोलॉजी वाले लॉगरिथम की बात करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। जैसे फॉर्मूला हमने देखा, अरे ये तो डिफिकल्ट हो गया, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पे एन टी क्या है, एन टी है बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे, पॉपुलेशन डेंसिटी
एट टाइम टी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। एन नॉट क्या है, ये होता है इनिशियल पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, टाइम जीरो या फिर स्टार्टिंग इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, ये हमने वो टाइम ले लिया। अब इसके बाद में बच्चों आर है, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, दिस इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। और इसके अलावा बच्चों आर के साथ में एक टी भी हमको देखने को मिल रहा है ना, छोटा सा ये वाला टी, ये वाला टी क्या है, ये जो टी है ये है यहाँ पे टाइम इंटरवल, कितने समय के बाद में आपसे पॉपुलेशन चेंज पूछा जा रहा है। भाई जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होगा ना, कितने समय के बाद में अब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, है ना। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है वो यहाँ पे है। और ई क्या है, ये सबसे ज्यादा समस्या तो ई ने बनाई हुई है ना बेटा। तो ये जो है ये है बेस, नेचुरल जो लॉगरिथम होता है उसको बोलते हैं हम, यहाँ पे जो ई है ये है बेस ऑफ लॉगरिथम। ज्यादातर इसकी जो वैल्यू होती है ये बेसिकली कांस्टेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.7 इसकी वैल्यू होता है। तो जो टर्म यहाँ पे दिया गया है ना e टू द पावर r, ये एक फैक्टर है, जिस फैक्टर से पॉपुलेशन बढ़ रही होगी ये वही फैक्टर है e टू द पावर r। ऑलराइट, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिखते हैं तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। और ये तब होता है फॉर्मूला, तब कंसीडर करते हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है। लेकिन जब हम ये कंसीडर करेंगे कि भाई पॉपुलेशन में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते, कभी ना कभी रिसोर्सेज कम हो ही जाएंगे, लिमिटेड हो ही जाएंगे। तो उस केस में जो फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, वो हमें देखने को मिलता है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। यहाँ पे भी हमें जो कर्व देखने को मिलता है, जो ग्रोथ कर्व मिलेगा वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में भी बच्चों हमें जे शेप का कर्व देखने को मिलेगा। इंग्लिश का लेटर जो होता है जे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे होता है पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को कंसीडर करते हैं, और ये हमारा जे शेप्ड कर्व है, ये है हमारा जे शेप कर्व। तो ये तो हमें समझ में आ गया जे शेप कर्व क्या है और क्या क्या चीजें हैं। अब बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन कौन शो कर रहा है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब बैक्टीरिया के साथ साथ में इंसेक्ट भी शो कर रहा है और ह्यूमंस भी शो कर रहा है। तो बच्चों वैरायटी आ गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई है ना, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ पे जो आर है या आर मैक्स भी हम कंसीडर करते हैं, वो वेरी कर सकता है। जो पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज है या जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है बच्चों, ये वेरी कर सकता है, और वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म के साइज पे एंड जेनरेशन के टाइम पे। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हमें डिपेंडेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ही हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम आर या फिर आर मैक्स की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास में आती है ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है शो कौन करता है, शोन बाई वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो भाई बैक्टीरिया भी है और ह्यूमन भी है, क्योंकि कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं ये लोग, तो फिर वैरायटी तो बहुत ज्यादा हो गई, वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गया। उस केस में क्या होता है, जो आर है, आर इज अफेक्टेड बाई कौन कौन सी चीजें इसको अफेक्ट करेंगी बच्चों। देखो पहली बात, जब बैक्टीरिया और अगर ह्यूमन की बात कर दे तो बहुत बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, कौन सा, ऑर्गेनिज्म का साइज कैसा है, ऑर्गेनिज्म साइज, और साथ ही साथ में जेनरेशन टाइम। जेनरेशन टाइम की अगर बच्चों बात करें
बैक्टीरिया कितने समय में रिप्रोड्यूस कर सकता है? बैक्टीरिया का डिवीजन का टाइम होता है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में वो 1 से 2 हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट ह्यूमंस? ह्यूमंस का जनरेशन टाइम तो ज्यादा है, मिनिमम 9 मंथ्स चाहिए एक बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे जो आर है, आर अफेक्ट होता है, आर पे, आर की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है, जेनरेशन का टाइम क्या है। जैसे जैसे जनरेशन टाइम बढ़ेगा, जो आर की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? कम होती जाएगी। सो आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जनरेशन टाइम के। जनरेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, जनरेशन टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू यहाँ पे कम होती जाएगी। सो अगर हम ऑप्टिमम कंडीशंस को लेके चलें कि सब कुछ ठीक ठाक ही है, ग्रोथ हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? अगर ऑप्टिमम कंडीशंस हैं बच्चों, तो जो आर की वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो आर मैक्सिमम क्या है? जो आर मैक्स मैंने बताया आपको, आर मैक्स है आर की मैक्सिमम वैल्यू। और आर की मैक्सिमम वैल्यू हमें कब देखने को मिल रही है? इन ऑप्टिमल कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है या कम है रिसोर्सेस, ऑप्टिमल कंडीशंस हैं, सारी चीजें फेवरेबल हैं, उस केस में हमें आर की वैल्यू जो देखने को मिलती है वो होती है आर मैक्स, और इसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा? dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एन। भाई नॉर्मल क्या फॉर्मूला है? dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन, है ना? और ऑप्टिमल कंडीशंस में जो आर है वही है आर मैक्स। इन ऑप्टिमल कंडीशन, इन ऑप्टिमल कंडीशन क्या है? आर इज इक्वल टू आर मैक्स। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब बच्चों जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा वो फॉर्मूला हो जाएगा dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर की जगह आ जाएगा आर मैक्स इंटू एन। अब हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। ये बस कंडीशंस को आपको याद रखना है कि किस कंडीशन का ये आपको फॉर्मूला बताया गया है। ऑलराइट, तो एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे मुझे आपको बतानी है बच्चों, वो ये है कि जो आर मैक्स होता है, आर मैक्स की वैल्यू हमेशा हमेशा ये पॉजिटिव देखने को मिलती है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा ही आर मैक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होगी। लेकिन आर, आर की वैल्यू क्या? तो जो आर की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ये वेरी कर सकता है। लेकिन जब हम आर मैक्स की बात करेंगे बच्चों, तो आर मैक्स हमेशा ही हमेशा हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और एक और चीज, जो आर मैक्स है, आर मैक्स की वैल्यू बॉडी के वेट के साथ में कम होती जाती है। सो आर मैक्स है दिस विल डिक्रीज विद बॉडी वेट। बॉडी का वेट अगर बढ़ रहा है तो उस केस में ये कम होता जाएगा, लेकिन पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव ये कभी भी नहीं पहुंचेगा। आर मैक्स कभी निगेटिव हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो ये आर और आर मैक्स में थोड़ा बहुत जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। तो क्या अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ कैसे होंगे? चलो ग्राफ्स देखते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये हमें बच्चों ओपन पॉपुलेशन और क्लोज्ड पॉपुलेशन दो जगह पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक ये चीज भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है पॉपुलेशन की, अगर हम बात करें पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन हमें दो तरीके के देखने को मिल सकते हैं। एक तो ओपन पॉपुलेशन हो सकती है, एक होती है क्लोज्ड पॉपुलेशन, मतलब एक में आना जाना, कहीं से भी कोई भी आ रहा है जा रहा है। एक होती है क्लोज्ड पॉपुलेशन कि जितने लोग हैं वही जिएंगे मरेंगे सारा काम करेंगे। तो देखो ओपन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, ओपन पॉपुलेशन, तो ओपन पॉपुलेशन में आर कैसे निकालेंगे? जो आर की वैल्यू होगी ये होगी बर्थ, बर्थ प्लस इमिग्रेशन, मतलब कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोगों की यहाँ पे क्या कहते हैं कि बर्थ हो रही है। तो बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन।
मतलब कितने लोगों की मौत हो रही है और कितने लोगों का एग्जिट हो रहा है, वो कंसीडर करेंगे। तो R को हम लिख सकते हैं B प्लस आई माइनस डी प्लस ई, है ना, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये बात हुई ओपन पॉपुलेशन की। ओपन पॉपुलेशन के केस में ये काम करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द क्लोज्ड पॉपुलेशन? क्लोज्ड पॉपुलेशन, क्लोज्ड पॉपुलेशन का मतलब है कि बाहर से एंट्री एग्जिट नहीं है, उनका अब काम खत्म कर दिया गया है। बाहर से ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, जितने लोग मौजूद हैं उन्हीं की मौजूदगी में जो भी होना है वो हो रहा है। तो क्लोज्ड पॉपुलेशन के केस में भी हमें बच्चों दो सिनेरियो देखने को मिलते हैं। जैसे क्लोज्ड पॉपुलेशन है तो अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि एक में या तो बर्थ ज्यादा हो सकता है या तो डेथ ज्यादा हो सकता है। तो अगर बर्थ ज्यादा है डेथ से, तो अब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे जो आर होगा वो हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव। अगर पॉपुलेशन जो है वहां पे बर्थ ज्यादा है डेथ कम है, आर की वैल्यू होगी पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे डेथ ज्यादा है, डेथ ज्यादा हो रही है बर्थ कम हो रही है, उस केस में जो आर है वो हमें देखने को मिलेगा निगेटिव। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन यहाँ पे कैसी होगी? पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही होगी, बर्थ ज्यादा है तो पॉपुलेशन कैसे हो जाएगी? इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन हमें बढ़ती हुई मिलेगी। लेकिन अगर यहीं पे आर की वैल्यू निगेटिव है, डेथ ज्यादा हो रही है, तो वहां पे पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी? पॉपुलेशन विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आर के आधार पे ऐसे पॉपुलेशन वेरी करेगी। अब ये भी हमने जान लिया। अब अगला चीज है बच्चों, बस हमें इनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। जो ग्राफ है वो पढ़ेंगे। और एक मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगी ताकि जो हमने पढ़ा है उसका हमारा रिवीजन हो जाए। ओके, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं ग्रोथ कर्व कैसे कैसे हमें देखने को मिलेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ऑलराइट, तो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं बच्चों, तो हमें बेसिकली तीन तरीके के ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? चलो तीनों हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब हमें ये तो पता है जे शेप का हमें मेन जो कर्व होता है वो जे शेप का देखने को मिलता है, ये सभी को पता है। लेकिन उन्हीं में थोड़ा थोड़ा सा अगर वेरिएशन हो जाता है तो जो ग्राफ का शेप है वो बदल जाता है। तो कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे? पहली बात तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे होगा टाइम और यहाँ पे है पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन का साइज, तो नॉर्मली हमें जो ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है पॉपुलेशन साइज एन और टी के बीच में, वो बच्चों होता है जे शेप का। ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो पॉपुलेशन का साइज एन है, पॉपुलेशन का साइज मतलब एन, एन और टी के बीच में, लेकिन अगर यहीं पे अगर आप एल एन को ले आओ, एल एन एन लॉग के फॉर्म में अगर इसको आप लिख लेते हो, तो उस केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। और यही अगर हम इसको लिख लेते हैं 1/n dn/dt, तो और यहाँ पे हमें एक इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज को लेके चलना है, तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। जस्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी और ये होगा आर, यहाँ पे है टाइम। तो ये तीन प्रकार के हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर डायरेक्टली हम एन और टी के बीच में निकालेंगे तो जे शेप का मिलेगा। एल एन एन और टी के बीच में निकालेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी इन मिडिल। और अगर 1/n dn/dt और टाइम के बीच में हम कर्व बनाते हैं तो अगेन हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज को। ऑलराइट, तो उम्मीद करती हूँ फार्मूले आपने याद कर लिए होंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के फार्मूले कौन कौन से थे? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी। इसके अलावा डी एन अपॉन डी टी, आर आर एन आर आर क्या था? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। सो एक चीज और आता है बच्चों, अगर हम डबलिंग टाइम यहाँ पे निकालें, डबलिंग टाइम होता है एल एन टू, जिसको हम आर डी से डिनोट करते हैं। सो अगर हम आपसे क्वेश्चन
एक करवाने की कोशिश करें। सो क्या हम कर सकते हैं, जैसे अगर हम बताएं कोई भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन और उसका साइज है, पॉपुलेशन साइज 1000, पॉपुलेशन साइज आपको 1000 दिया गया है। न्यू जो बर्थ है, न्यू बर्थ वो है 100 और जो डेथ है वो है 50। तो क्या आप पॉपुलेशन चेंज बता सकते हो? पॉपुलेशन चेंज कैसा होगा अगर हम इसको सॉल्व करें? यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, पॉपुलेशन चेंज। तो आप पॉपुलेशन चेंज को यहाँ पे बता सकते हो क्या? आप सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन। चलिए मैं भी सॉल्व कराती हूँ। देखो बच्चों, फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे डेल्टा n अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू आर एन। आर क्या है यहाँ पे? आर है b माइनस डी, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अब यहाँ पे n जो है हमारा पॉपुलेशन का साइज है, dn अपॉन dt है चेंज इन पॉपुलेशन, या डेल्टा n अपॉन डेल्टा t है हमारा चेंज इन पॉपुलेशन। अब हमें देखो बेटा, बर्थ दिया गया है, नंबर ऑफ बर्थ दिया गया है, नंबर ऑफ डेथ दिया गया है, हमें बर्थ रेट या फिर डेथ रेट नहीं दिया गया है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होगा? बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो नंबर ऑफ बर्थ यहाँ पे कितने हैं? 100, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1000। तो अभी हो जाएगा 0.1, बर्थ रेट हो गया 0.1। डेथ रेट निकालते हैं। डेथ रेट होगा नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ दी गई है 50 और टोटल पॉपुलेशन है 1000, कितना हो गया? 0.5। अब ये वैल्यूज हम रख देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? dn अपॉन dt, dn अपॉन dt ही हमें निकालना है। और यहाँ पे आएगा आर एन, तो आर की जगह पे कितना आ जाएगा? आर की वैल्यू हम आर क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो आर बर्थ रेट कितना है? बी माइनस डी इंटू एन लिख सकते हैं ना इसको। तो बी माइनस डी अगर बताएं हम, तो बच्चों ये है 0.1 माइनस 0.5, एक्चुअली ये 0.05 आएगा बच्चों, 0.05, 0.05। ओके, तो अब वापस से आते हैं। 0.05 यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा। ओके, 0.1 माइनस 0.05, ओके, इंटू एन कितना है? 1000, पॉपुलेशन कितनी है? 1000। तो अगर अब हम इसको निकालें, देखिए 1000 ये 0.10 आएगा, है ना? तो 0.10 इंटू 1000, तो ये 0.10 माइनस 0.05 करेंगे तो आ जाएगा 0.05। तो dn अपॉन dt जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 50। तो जो पॉपुलेशन का साइज चेंज होगा वो कितना हो जाएगा? 50। ओके, तो ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जियोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल में। अब इसके आगे आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब है, थोड़ा सा तो हम लॉजिक लगाएंगे, है ना, कि भाई रिसोर्सेज इतने भी अनलिमिटेड नहीं हो सकते, रिसोर्सेज लिमिटेड तो हो ही जाएंगे। तो अब जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है वो होती है बच्चों लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की ग्रोथ जो है वो हम पढ़ेंगे हमारी आने वाले नेक्स्ट क्लास में। बेसिकली रीजन क्या होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का? देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल जो है सारी ही सिचुएशंस के लिए इतना अच्छा नहीं है भाई, कहीं ना कहीं पे रिसोर्सेज लिमिटेड हो ही जाएंगे। तो उस केस में हमें थोड़ा सा ऐसा चाहिए होगा जो ग्रोथ नॉर्मल, बेसिकली जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वही एक्चुअल ग्रोथ हमें शो कर रहा होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और उससे पहले बच्चों एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना है, ऑलरेडी मैं सेल कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ और इकोलॉजी भी हम साथ में ही कर रहे हैं, और प्लांट फिजियो का भी थोड़ा बहुत पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।